विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में इससे पहले हम लोगों ने समतल पृष्ठ पर प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन किया था। समतल पृष्ठों पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसको हमने जाना था। आज की हमारी टॉपिक है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोगों ने समतल दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना था। अब जो परावर्तन का हम कहते हैं आइडियल सरफेस जो होता है वह हम दर्पण ही ले लेते हैं, मिरर को ही आइडियल सरफेस मान लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में ही चर्चा किया था, तो हमने बताया था कि कोई भी सरफेस ऐसा है ही नहीं जिस पे पूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाए, लेकिन कुछ सरफेस ऐसे होते हैं कि उन्हें बना लिया जाता है कि 98% आपके प्रकाश परावर्तित हो जाते हैं। जैसे हमने कहा था कि अगर हम दर्पण ले लें और दर्पण के एक तरफ सिल्वर ऑक्साइड का लेप लगा दें, तो जो दूसरा भाग होता है वह परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लगता है और इससे प्रकाश की किरणें लगभग 98% किरणें परावर्तित हो जाती हैं। लेकिन पूरे संसार में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो प्रकाश की पूरी किरणों का अवशोषण कर सके या प्रकाश की पूरी किरणों का परावर्तन कर सके। कुछ ना कुछ भाग वह अवशोषित करने में रह जाता है और कुछ ना कुछ भाग जब परावर्तित करता है तब भी रह जाता है। तो हम आइडियल सरफेस दर्पण को ही मान लेते हैं। अब हमारा बात आता है गोलीय दर्पण क्या होता है। तो जैसा कि हम दर्पण के बारे में जानते हैं कि समतल दर्पण के बारे में अध्ययन किया गया था, तो कहा गया था कि एक दर्पण ले लें और इस दर्पण के एक पृष्ठ पर हम क्या कर दें, कलई करा दें। इस दर्पण के एक पृष्ठ पर कलई करा दें तो जो दूसरा पृष्ठ होता है वह हमारा क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ। तो जो दूसरा पृष्ठ बनता है वह हमारा क्या हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ से तात्पर्य यह होता है कि जब इस पे प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं तो यह प्रकाश की किरणों का परावर्तन कर देता है। तो ये हमारा क्या, परावर्तक पृष्ठ। अब यही कह लीजिए इसी दर्पण के आधार पर गोलीय दर्पण भी बनता है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो इसे आप कह लें कि इसे थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ दबा दिया। इस पृष्ठ को दबाने के दो तरीके हैं। इसे हम क्या कर दें, एक अंदर की तरफ दबा दें तो यह हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो ये पृष्ठ जो होगा ये हमारा क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ। यह पृष्ठ हमारा परावर्तक पृष्ठ की बात व्यवहार करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस पे अगर प्रकाश की किरणें डाली जाएं तो वह प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देगा। अगर इस पे हम प्रकाश की किरणों को डालें तो यह प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देगा। दूसरा तरीका यह है, अब इस दर्पण को जिसका हम कह लें कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो और जो कलई किया हुआ पृष्ठ होता है, यह पृष्ठ हमारा क्या, कलई किया हुआ पृष्ठ है, कलई पृष्ठ कह सकते हैं। जो कलई पृष्ठ है वह हमारा अगर ऊपर की ओर उभरा हुआ हो और परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ये हमारा क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। मीन्स वह दर्पण या वह समतल दर्पण या वह दर्पण कह लें, समतल दर्पण तो कहना सही नहीं होगा, लेकिन वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो और कलई किया हुआ पृष्ठ उभरा हुआ हो, वह हमारा क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की बात कर लें। इसे दूसरा तरीका ये है कि इसे इस सिरे से दबा दिया जाए। तो अगर इस सिरे से दबाते हैं तो ये कलई किया हुआ वाला सिरा अंदर की तरफ दब जाएगा। तब अगर जब यह सिरा अंदर की तरफ दब जाएगा तो यह सिरा हमारा परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लगेगा। जब यह सिरा परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लगेगा तो इसमें अब हमारा ये कलई किया हुआ सिरा हुआ, ये कलई वाला पृष्ठ हुआ, जिसपे हम कहते हैं लाल ऑक्साइड का लेप लगा दे तो ये हमारा कलई वाला पृष्ठ हो जाता है। और दूसरा पृष्ठ जो हमारा होता है वह परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लगता है, यानी इसे हम रिफ्लेक्टिव सरफेस भी कहते हैं।
इस पे जब आपतित किरण आती है तो यह किरण को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। और इस पे एक बिंदु होता है जहां से यह किरण आरेख परावर्तित होती है, वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है, परावर्तन बिंदु कहलाता है। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, इससे अगर एक कोण डाल लें तो यह हमारा क्या कहलाएगा, आपतन कोण, ये सॉरी अभिलंब कहलाएगा। अगर इससे हम एक लंब डाल लें तो यह हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब, मीन्स ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। और हमने बात पहले ही कर रखा है कि अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण हमारा क्या, परावर्तन कोण कहलाता है। अब हमने जाना कि जो हमारा दर्पण होता है, समतल दर्पण, या दो प्रकार के, अगर इसे दबाने के तरीके से देखा जाए तो दो तरह से दबाया जा सकता है। एक, इसका पृष्ठ हमारा अंदर की तरफ दबा हो, परावर्तक पृष्ठ, तो वह हमारा अवतल दर्पण हो जाता है। और एक पृष्ठ बाहर की ओर दबा हो तो वह हमारा क्या जो है कौन सा दर्पण, इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यह हमारा क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब हम कहते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा अवतल दर्पण और दूसरा हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो अब हमारी यहां से परिभाषा आती है कि गोलीय दर्पण क्या है। अब हम कहते हैं कि गोलीय दर्पण हमारा क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के बारे में यह कहा जाता है कि यदि किसी खोखले गोले के किसी एक भाग को काट ले तो वह भाग हमारा गोलीय दर्पण की भांति व्यवहार करने लगता है। जैसे हमने मान लिया कि यह हमारा कोई खोखला गोला है, ये हमारा कोई खोखला गोला है, और इस खोखले गोले को ऐसे काट लिया जाए, यहां से काट लिया जाए, और इस खोखले गोले को यहां से काट लिया जाए, तो यह भाग जो जैसे अभी हमने देखा नहीं था, यह भाग हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। अब और यह वाला भाग इस तरह से बन जाएगा कुछ। तो इसमें दो पृष्ठ होंगे, एक पृष्ठ हमारा ये हो जाएगा और दूसरा पृष्ठ ये हो जाएगा। अब इस पृष्ठ के एक भाग को कलई कर दे तो यह हमारा दो पृष्ठ बनने की संभावनाएं हैं। अगर इस पृष्ठ को कलई कर दे तो यह हमारा अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा, मीन्स यह हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। और अगर इसके अंदर वाले पृष्ठ को कलई कर दे तो यह हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। अब हमें यही पढ़ना है कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो गोलीय दर्पण के बारे में यह परिभाषा दी जा सकती है कि यदि हम किसी खोखले गोले के या किसी खोखले दर्पण के पृष्ठ को काट ले तो वह जो हमारा बनता है वह हमारा गोलीय दर्पण बनता है। इसके आधार पे गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है और कलई किया हुआ पृष्ठ बाहर की ओर भरा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण की परिभाषा यह दी जा सकती है कि वह पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर भरा हुआ होता है और जो हमारा कलई किया हुआ पृष्ठ होता है वह अंदर की ओर दबा हुआ होता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इनसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण या कह लीजिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ सामान्य परिभाषाएं हैं। उस सामान्य सी परिभाषाओं को भी हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। अब हम कह लें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ सामान्य सी परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करें। तो पहला हमारा आता है दर्पण का ध्रुव। पहली परिभाषा हमारी आती है दर्पण का ध्रुव, या जिसे सामान्य भाषा में ध्रुव भी कहते हैं। अब दर्पण के ध्रुव से तात्पर्य यह होता है कि ध्रुव की अंग्रेजी हमारी क्या होती है, पोल, पोल ऑफ मिरर, या मिरर का पोल, या कह लीजिए दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव जब हम बनाते हैं तो यह अवतल दर्पण आपका इस प्रकार से कुछ बनता है। तो इनमें यह पृष्ठ हमारा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ, या हमारा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। अब जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है, मान लीजिए हमारा परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यह हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया।
और दर्पण के ध्रुव से ध्रुव को P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दर्पण का ध्रुव P से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने बताया, हम जानते हैं कि ध्रुव की अंग्रेजी क्या होती है, पोल। तो इससे पहला अक्षर P ले लेते हैं, तो दर्पण के ध्रुव को P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया। और इसी प्रकार अगर उत्तल दर्पण के ध्रुव की बात करें तो मान लीजिए यह हमारा कलई किया हुआ भाग है, अंदर वाला भाग, और यह इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो हमने कहा कि परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु जो होता है वही हमारा दर्पण का ध्रुव होता है। तो यहाँ परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ये हुआ, यानी यह हमारा क्या हुआ, P। तो यह हमारा हो गया ध्रुव। तो यह उत्तल दर्पण का ध्रुव हुआ, यह अवतल दर्पण का ध्रुव हुआ, और यह हमारा क्या हुआ, उत्तल दर्पण का ध्रुव हुआ। तो दर्पण के ध्रुव की सामान्य सी परिभाषा यह दी जा सकती है कि किसी भी गोलीय दर्पण का, चाहे वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य भाग जो होता है वही मध्य बिंदु हमारा क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो किसी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव होता है, और दर्पण के ध्रुव को P से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद अगली परिभाषा हमारी आती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अगली परिभाषा हमारी है वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र के बारे में यह कहा जाता है कि मान लीजिए यह हमारा गोलीय दर्पण था, या कोई खोखला गोला था, इसी से तो काटा गया है आपका जो गोलीय दर्पण बना है, खोखले गोले से ही काटा गया भाग है। तो हम कहते हैं कि जो गोलीय दर्पण की त्रिज्या होती है, या जो खोखले गोले की त्रिज्या होती है, वही त्रिज्या या वही केंद्र हमारा क्या कहलाता है। अब यहाँ हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं। तो हम यह कहते हैं कि मान लीजिए जो गोलीय दर्पण है वह गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का ही भाग होता है। तो हम कहते हैं कि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, परावर्तक पृष्ठ से उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही केंद्र हमारा क्या कहलाता है, इस दर्पण का भी केंद्र कहलाता है। जैसे हमने मान लिया कि यह गोलीय दर्पण हमारा काटा गया है, तो जिस भी गोले से यह गोलीय दर्पण काटा गया है उस गोलीय दर्पण का कोई ना कोई केंद्र रहा होगा। हमने मान लिया इसका केंद्र क्या था, C था, तो इसका केंद्र हमारा इस दर्पण का भी केंद्र वही C हो जाएगा। अब इस दर्पण की बात करें तो इस दर्पण का केंद्र अंदर की ओर होगा, और जब हम बात कर लें किसके, उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का केंद्र, अब इसका केंद्र भी अंदर की ओर होगा, इस तरफ ही होगा। तो गोलीय दर्पण का इसका केंद्र भी अंदर की तरफ होगा, और ये जो कटा हुआ भाग है इसका केंद्र भी आपका क्या होगा, इधर होगा, यानी इस तरफ होगा। तो हम कह लें यही केंद्र दोनों का केंद्र होता है, यानी गोलीय दर्पण या कह लीजिए दर्पण जो आपका उत्तल या अवतल दर्पण होता है, वह जिस दर्पण का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, वह जिस खोखले गोले का केंद्र होता है वही केंद्र गोलीय दर्पण का भी केंद्र होता है। या यह कह सकते हैं कि अवतल अथवा उत्तल दर्पण का केंद्र वह केंद्र होता है वह जिस खोखले गोले से काटे गए केंद्र के बराबर ही इसका भी केंद्र होता है। तो अब हम कह लें यह जो दर्पण का केंद्र होता है अवतल या उत्तल दर्पण का, या कह लीजिए इस दर्पण का भाग नहीं होता है। जैसे हम कह लें कि जो उत्तल दर्पण हुआ वह उत्तल दर्पण का केंद्र अंदर की तरफ होगा, मतलब परावर्तक पृष्ठ के अंदर की तरफ होगा, और यह अवतल दर्पण का जो केंद्र होगा वह अवतल दर्पण का केंद्र परावर्तक पृष्ठ के अंदर की तरफ होगा। लेकिन जो उत्तल दर्पण का केंद्र होगा वह परावर्तक पृष्ठ के बाहर की ओर होगा। अब इस तरफ हमारा परावर्तक पृष्ठ यहाँ है, तो यह इसके क्या है, बाहर की तरफ है। तो ऐसे हम किसका वक्रता केंद्र की परिभाषा दे सकते हैं। तो इसकी परिभाषा हम यह दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी गोले का केंद्र इस गोले के या इस दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो हमने बताया कि जो आपका गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के जो केंद्र होता है वही केंद्र इस दर्पण का केंद्र कहलाता है। तो हमने कहा कि इस दर्पण का जो केंद्र होगा वही केंद्र आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का भी
होगा। अब अगली परिभाषा की हम बात कर लें तो हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में यह कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यह दर्पण का वक्रता केंद्र है और ध्रुव के बारे में हम जानते हैं कि परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है वही दर्पण का ध्रुव होता है। तो यानी हम कह सकते हैं P से C के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र कहलाती है। तो यहाँ PC बराबर अगर हम बात करेंगे तो PC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, R। वक्रता केंद्र को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वक्रता केंद्र को वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा याद दे सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब अगला हमारा है मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के बारे में यह कहा जाता है कि मान लीजिए यह हमारा कोई दर्पण है, कोई दर्पण मीन्स यह हमने मान लिया अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का यह ध्रुव हो गया और यह केंद्र C हो गया। अगर इसके ध्रुव से ऐसे कोई रेखा खींच दी जाए और वह रेखा दोनों तरफ जाती हो तो यही हमारा क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। तो इसकी परिभाषा याद दी जा सकती है कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के ओर खींची गई रेखा या दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र पर अगर कोई सीधी लाइन खींच दी जाए और वह लाइन दर्पण के ध्रुव के उस पार और वक्रता केंद्र के इस पार आ रही हो तो यह हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो अगर हम मान लें कि गोलीय दर्पण वाला बात कर लें तो यहाँ से ये काट लें, यहाँ से यह काट लें, तो ये हमारा वक्रता केंद्र C, ये इस दर्पण का ध्रुव, इस दर्पण का ध्रुव, तो ये रेखा जो हम खींच दें तो यह रेखा हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के बाद अगला हमारा आता है दर्पण का द्वारक। ऑपरेचर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो दर्पण के द्वारक के बारे में यह कहा जाता है कि जो भी आप दर्पण ले रहे हैं उस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। मान लीजिए हमने एक दर्पण ले लिया, जो दर्पण हमारा अवतल दर्पण था, इस अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये हमने मान लिया यम1 है और यह हमारा क्या है, यम2 है। तो इसका जो व्यास हुआ यानी यम1 से यम2 के बीच की जो दूरी हुई यही हमारी क्या कहलाएगी, दर्पण का द्वारक कहलाएगी। यही दूरी हमारी कह लीजिए क्या कहलाएगी, दर्पण का द्वारक कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास जो होता है वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला परिभाषा हमारा है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य फोकस क्या होता है, हम कहते हैं कि जब भी किसी गोलीय दर्पण के समांतर या किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उसका क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे बात कर लें हम कि यह कोई हमारा अवतल दर्पण है। अब जितनी भी परिभाषा है हम लोगों ने देखी वह सब अवतल दर्पण पे ही देखा, उत्तल दर्पण पे भी इसकी बात करेंगे। तो हमने कहा कि मान लीजिए यह हमारा कोई ध्रुव P है और इसका वक्रता केंद्र C है, या इसका मुख्य अक्ष हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी चीज आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। अब कहा गया कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण इस पे पड़ रही है, तो इस पे पड़ने के बाद इससे क्या होगी, परावर्तित होगी।
तो ये परावर्तित हो रही है। तो सॉरी, ये आपका यहीं से जाएगा, ये मतलब यही आपने परिभाषा दिया। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया। यही आपने परिभाषा दिया कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है और प्रकाश की किरण पड़ने के बाद परावर्तित होके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। अब यहाँ तो मुख्य अक्ष से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, मीन्स इसी बिंदु से तो सारी किरणें निकलती हैं। तो जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है वह आपका क्या कहलाता है? वह बिंदु मुख्य फोकस कैपिटल एफ कहलाता है और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह हमारा हुआ मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एफ से। तो हमने कहा कि अब अगर हम यही बात कर ले, या तो हमारा हुआ अवतल दर्पण के लिए, हमने परिभाषा में यह दिया था कि वह आती हुई या तो निकलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहां से तो निकल नहीं, अगर प्रतीत होने वाली बात करें तो इस तरह से कर ले कुछ। अवतल दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण पे देख लें तो यह हमारा ध्रुव हो जाएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र अंदर की तरफ होगा भाई। ये वक्रता केंद्र सी हो जाएगा, ध्रुव पी हो जाएगा। अब परावर्तक पृष्ठ इधर है तो इससे हम क्या करें? प्रकाश की किरण डालें। यहाँ पे अगर प्रकाश की किरण डालेंगे तो यह प्रकाश की किरण ऐसे परावर्तित होकर बाहर की ओर आएगी, तो इसी पर, लेकिन ये कहाँ से? ऐसे यहाँ पे आएगी, उसके बाद इधर निकलेगी, फिर इस तरफ आती हुई प्रतीत होगी। ये आएगी तो इधर है भैया, लौट के अब आएगी इधर ही, लेकिन इधर क्या होगी? जाती हुई प्रतीत होगी। तो हमने कहा कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है वही हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। तो मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है, ये हमारा इसका मुख्य फोकस क्या हो गया? एफ। अब हम कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस परावर्तक पृष्ठ के अंदर की ओर, और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वह परावर्तक पृष्ठ के बाहर की ओर होता है। तो मुख्य फोकस के बारे में हमने जाना कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वह पृष्ठ से टकराने के बाद परावर्तित होते हुए मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। और जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस परावर्तक पृष्ठ के अंदर और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस परावर्तक पृष्ठ के बाहर की ओर होता है। यह हमारा परावर्तक पृष्ठ यहाँ पे यही तो है, और यह कलई किया हुआ पृष्ठ है, तो इस पे आ तो नहीं रही है लेकिन आती हुई प्रतीत होती हैं, यहीं पे आके मिलती हैं, फिर इधर बाहर निकल जाती है और यहाँ पे आके ये मिलती हैं। तो यह हमारा मुख्य फोकस हुआ। अब एक परिभाषा और बची है, वह है क्या? फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। तो फोकस दूरी के बारे में यह कहते हैं, इसकी परिभाषा ऐसे दी जा सकती है कि ध्रुव से और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। मीन्स प्रकार हमने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ सामान्य सी परिभाषाओं को देख लिया। अब अगले वीडियो में हम गोलीय दर्पण के सहायता से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। गोलीय पृष्ठों के द्वारा या कह लीजिए गोलीय दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन हम अगले वीडियो में देखेंगे।